स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, निवेश को लेकर तमाम बारीकियां हम आपको इस शो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हर शो में हमारे साथ एक खास मेहमान होते हैं जो बाजार के दिग्गज भी होते हैं और साथ ही चुनिंदा फंड्स को भी हैंडल करते हैं। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सौरभ पंत जुड़ गए हैं। सौरभ, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। फंड स्पेसिफिक सवाल मैं लूँ उससे पहले तो मुझे ये बताएं कि फेस्टिव सीजन भारत के लिए कैसे भाप पा रहे हैं आप? थैंक यू कविता। अभी तक जो हमको फेस्टिव सीजन का नंबर्स आ रहे हैं और जो हमको चैनल चेक से फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अक्रॉस कैटेगरीज हमको 10 से 20% प्रतिशत ग्रोथ दिख रही है अक्रॉस कैटेगरीज। पर फेस्टिव सीजन पे ये हमेशा डाइसी रहता है एक कॉल लेना शुरुआत में। तो आई थिंक जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा थोड़ा बेटर फीडबैक आते रहेगा जो एक्चुअल डायरेक्शन बता पाएगा, बट शुरुआत काफी अच्छी रही है। कंजम्पशन से शुरू करते हैं, है ना? कंजम्पशन को लेके जो पूरा आउटलुक है वो कैसे प्ले आउट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की अगर मैं बात समझना चाहूँ, या जिस तरह से हम ग्लोबली एक स्लो डाउन और कई जगहों पर हम ऑलमोस्ट रिसेशन की भी बातचीत कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में सौरभ इसको मुझे समझाएं, ये स्थिति कितनी जटिल है? और भारत के लिए, क्योंकि हम काफ़ी मजबूती से अपने लोकल कंजम्पशन पर खड़े हैं, काफ़ी मजबूती से अपने पैरों पर खड़े हैं, तो ये हेडविंड्स हमारे लिए झेलना कितना मुश्किल, कितना आसान हो जाएगा सौरभ? कविता, थोड़ा कंजम्पशन का अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो आप देखेंगे कि 2016 से कंजम्पशन अगर हम ब्रेकअप करूं कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, दोनों कैटेगरीज में हमने देखा है कि 2016 से काफी हद तक हर साल ग्रोथ रेट में गिरावट आई है। और अगर हम पोस्ट कोविड देखें तो स्पेशली जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज हैं या जो एस्पिरेशनल कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं वो कैटेगरीज हैं, उनमें काफी अच्छा ग्रोथ रेट आया है पोस्ट कोविड। और ज्यादातर जो कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, जो मास कैटेगरीज हैं, उनमें अभी भी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट काफी वीक है। हमको ऐसा लगता है कि और जो हमारी फंड की पोजीशनिंग भी है, जो कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड में मैनेज करता हूं, उसकी पोजीशनिंग भी उसी हिसाब से है जहां पे हम एस्पिरेशनल कंजम्पशन पे ओवरवेट हैं और मास कैटेगरीज में थोड़े अंडरवेट हैं। नाउ जो आपने सप्लाई चेन इश्यूज की बात की, उसमें मुझे लगता है कुछ कुछ कैटेगरीज को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। काफी कैटेगरीज जहां पे इंपोर्ट्स काफी सिग्निफिकेंट है, वहां पे आई थिंक इंडियन कंपनीज ने काफी हद तक वो गैप कवर किया है और उनकी ग्रोथ रेट्स अच्छी रही हैं। ऑटोज एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप कह सकते हैं सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से प्रोडक्शन चैलेंजेस थे, बट एक बात अच्छी ये है कि ऑटोज का जो कंजम्पशन है वो पेरिशेबल नहीं है, वो पोस्टपोन हो सकता है। तो वो हम एक लैग के बाद एक हम सेल्स ग्रोथ अब हमें ऑटो सेक्टर में भी दिख रही है। और जहां तक आपने इंटरेस्ट रेट्स की बात की, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो कंजम्पशन कैटेगरीज है वहां पे ऐसा कोई जैसे हमने स्लो डाउन नहीं देखा है। आपने फेस्टिव सीजन के बारे में जिक्र किया था पहले सवाल में, ऐसा लगता है कि अभी तक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव कंजम्पशन स्लो डाउन नहीं किया है। हाँ, इंटरेस्ट रेट्स जिस वजह से बढ़ी हैं, जो इन्फ्लेशन जो रीजन रहा है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मास कंजम्पशन कैटेगरीज में डेफिनेटली रहा है, स्पेशली हाउस होल्ड जहां पे हाउस होल्ड इनकम्स कम है, $4000 के नीचे जहां हाउस होल्ड इनकम्स है, उन हाउस होल्ड में हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन कम हुआ है, सो मास कैटेगरीज इम्पैक्ट हुई है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि कंजम्पशन काफी हद तक 2016 से आप कह सकते हैं स्लो डाउन था। डिस्क्रिशनरी एस्पिरेशनल में रिकवरी आई है और हमको लगता है कि मास कैटेगरीज में मे बी आफ्टर अ वाइल, अभी तो कोई ग्रीन शूट्स नहीं है, बट आफ्टर अ वाइल दे कुड उसमें भी रिकवरी आ सकती है। तो
मास कैटेगरी और एस्पिरेशनल कैटेगरी में आप अंडरवेट और ओवरवेट हैं, इसके पीछे अहम वजह आप क्या बता पाएंगे? कुछ आपका गणित या आपकी ऑब्जर्वेशन जो आप आसान भाषा में शेयर कर सके हमारे दर्शकों के साथ, सौरभ? नहीं, अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट होता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उनका प्री कोविड ग्रोथ था वो काफी हद तक इम्पैक्टेड था, और जब हमें लगता है कि थोड़ी इकोनॉमी में ग्रोथ इंप्रूवमेंट होगी, वो कैटेगरीज काफी शार्पली कम बैक करती हैं, और उनमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी काफी ज्यादा होता है, तो आपको मार्जिन्स में भी काफी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखता है। Whereas कंज्यूमर स्टेपल्स की अगर हम बात करें, वहां पे हमने प्रॉफिट ग्रोथ में इतना चैलेंज नहीं देखा था, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ हालांकि वीक था, बट कंपनीज कंसिस्टेंटली मार्जिन इंप्रूवमेंट कर रही थी। प्राइसिंग पावर थोड़ा ज्यादा रहता है इन कंपनीज, थोड़ी सी मार्केट शेयर्स ज्यादा कंसोलिडेटेड है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी फिर भी काफी रेजिलिएंट थी। तो मुझे लगता है अब जब हम रिकवरी प्ले कर रहे हैं, हमको डिस्क्रिशनरी में ज्यादा कंफर्ट लगता है, क्योंकि वहां पे हम मार्जिन्स प्लस रेवेन्यू ग्रोथ रिकवरी देखेंगे। हालांकि स्टेपल्स में हमको रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकता है, बट मार्जिन एक्सपेंशन इस लेवल से होना काफी मुश्किल है। सो एज फार एज जो हमको इसलिए हमारा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, या जो मैंने बोला एस्पिरेशनल कंजम्पशन पे ओवरवेट है, क्योंकि हमें प्रॉफिट ग्रोथ वहां पे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। अगर किसी को इस थीम को अपनाना हो, सौरभ, अपने पोर्टफोलियो में, तो कितना समय देना चाहिए? जो भी आपने आउटलुक अभी मुझे बताया है, मैं ऐसा समझ रही हूँ लगभग 3 से 4 क्वार्टर्स तक का समय आप बता रहे हैं, जब स्थिति थोड़ी सी और बेहतर और उभरती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर असल मुनाफा निवेशकों को मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या कहेंगे? एक चीज इंडिया में ये एक्साइटिंग रहा है कि कोई भी मार्केट फेज रहा हुआ, बिकॉज इस कैटेगरी से हमें इतने अच्छे स्टॉक्स मिले हैं जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत हेल्दी रेट पे ग्रो किए हैं। आई थिंक हर एक मार्केट लेवल पे आपको स्टॉक सिलेक्शन की इस पर्टिकुलर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। तो मैं कहूंगा कि एक टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर हमेशा आई थिंक फ्लेवर में रहेगा, उसका मेरे कोई दो राय नहीं है। और एक सेक्टर फंड मुझे लगता है हमेशा एक आपको एक बास्केट ऑफ अदर फंड्स के साथ हमेशा एज अ पोर्टफोलियो अप्रोच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और कंजम्पशन का आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोरिलेशन है जनरली टू मार्केट, एक थोड़ा सा काफी हद तक इनवर्स कोरिलेशन रहता है। सो उस वजह से अगर आप कंजम्पशन फंड भी आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बास्केट में रहेगा, सो इट्स अ नाइस एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। सौरभ, थोड़ा सा रूरल डिमांड को लेकर फिलहाल चिंता दिखाई दे रही है, जहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। रूरल वर्सेस अर्बन, अगर मैं इसकी पूरी तस्वीर आपसे मौजूदा स्थिति में समझना चाहूं, तो फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद के अगर मैं 2 क्वार्टर्स समझना चाहूं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? केवल रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड की मैं बात कर रही हूँ। आप देखेंगे कि जितनी कंपनीज का अगर आप कमेंट्री स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी कंपनीज लगभग ये बोल रही हैं कि रूरल डिमांड वीक है और अर्बन डिमांड ग्रोथ से काफी कम है। आई थिंक उसके 2-3 रीजन मुझे लगते हैं। एक ये है कि जो 40% ऑफ जीडीपी है रूरल, वो एग्री से आता है, और वहां पे टू सम एक्सटेंट हम बोल सकते हैं आउटपुट लॉस, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में आउटपुट लॉस इस बार है खरीफ सीजन में। दैट इज वन। सेकेंड, जो बैलेंस जो नॉन एग्री पार्ट ऑफ जीडीपी है, वहां पे ऐसा लगता है कि जो बजट आउटले रहा है गवर्नमेंट का, उसमें कटौती हुई है, और जो एक्चुअल स्पेंडिंग हुआ है वर्सेस जो बजटेड था, वो और बजटेड से भी कम रहा है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। सो रूरल मैं कहूँगा वीक है, और
अभी कोई हमको ग्रीन शूट्स रूरल में नहीं दिख रहे हैं। बट चलिए आगे बढ़ते हैं एक और जी 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 जी। नहीं, मैं एक और इसमें चीज ऐड करूंगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि कंजम्पशन ग्रोथ काफी अरसे तक वीक रहा है, वो सिमिलर स्टेट रूरल में भी रहा है। और इसका रीजन काफी हद तक रूरल इकोनॉमी भी है। और हम ये कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं रूरल डिमांड के बॉटम में भी है, फ्रॉम एक साइकिल अगर हम स्टडी करें तो। इंटरेस्टिंग, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन हमारे साथ शेयर की है। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इस थीम को अपने पोर्टफोलियो में निवेश के लिहाज से प्ले आउट करना आसान हो जाएगा इसे समझकर। लेकिन थोड़ा सा लार्ज और मिड कैप कैटेगरी की ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ सौरभ, और क्योंकि लार्ज कैप्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है निवेशकों में, जो लगातार देख रहे हैं कि बेंचमार्क्स को फंड परफॉर्म बीट नहीं कर पा रहे हैं। मैं प्योर लार्ज कैप्स की बात कर रही हूँ। हालांकि क्योंकि एक लार्ज और मिड कैप फंड आप संभालते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल हो जाता है लार्ज कैप्स की अंडर परफॉर्मेंस को मिड कैप के साथ मिलाकर अपने निवेशकों को मुनाफा देना, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस लार्ज कैप्स की चिंता दे रही है। तो जो जहां तक एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का सवाल है, हमारा ऑलमोस्ट क्लोज टू 40% लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टेड है। और हम अगर सिर्फ लार्ज कैप एट्रीब्यूशन निकालें अपने फंड का, तो हमारा आई थिंक सेक्टर सिलेक्शन काफी हद तक फॉर्चुनेटली सही गया है। तो उस वजह से हमें आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप साइड में मिली है। जो बैलेंस मिड एंड स्मॉल कैप है, जो ऑलमोस्ट 60% ऑफ हमारा फंड का है, वहां पे मैं कहूंगा आइडिया जनरेशन का या अल्फा क्रिएट करने का स्कोप काफी होता है। तो उधर स्टॉक सिलेक्शन में हमारा फोकस है, बॉटम अप अप्रोच हम लेते हैं, और वहां पे हमारा स्टॉक सिलेक्शन की वजह से अगेन फॉर्चुनेटली अच्छा रहा है। तो उस वजह से हमें काफी पॉजिटिव एट्रीब्यूशन वहां से भी मिला है। सो इन ऑल मैं कहूंगा, अगर आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप देखें, अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें, हमारा आउट परफॉर्मेंस रहा है। और इसका जो मैंने दो रीजन बोले, लार्ज कैप्स में सेक्टर सिलेक्शन और मिड एंड स्मॉल कैप्स में स्टॉक सिलेक्शन, उन दोनों कारण से आया है। तो किन सेक्टर्स पर आपका फोकस है, और कौन कौन से सेक्टर्स जो आपके मुताबिक अच्छा कमाई करके दे रहे हैं आपके रडार पर हैं? जी, जो फंड की पोजीशनिंग अभी है, अगर आप सेक्टर पोजीशनिंग देखें तो हमारा ओवरवेट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो एंसिलरी, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, इन सेक्टर्स में रहा है। और आई थिंक आप इवन स्टॉक आइडियाज मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी काफी आपको इस सेक्टर्स में स्टॉक्स दिखेंगे। आई थिंक यही पोजीशनिंग है, और इन सेक्टर्स के बारे में हमारा आउटलुक काफी पॉजिटिव है। एंड सो हमको लगता है कि पोजीशनिंग अभी यही रहने वाली है फ्रॉम 1 to 2 ईयर आउटलुक के देखते हुए। तो आप ये बताएं मुझे, अब मिड कैप की ओर थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, और मिड कैप्स के लिहाज से मुझे आप ये समझाएं कि वैल्यूएशंस आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, और उसके मुताबिक ये पूरा सेक्टर आगे चलकर कैसा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, मिड कैप्स में आप बोल रहे हैं, जैसे आपने बताया, वैल्यूएशंस रिलेटिव टू लार्ज कैप्स आप बोल सकते हैं काफी हद तक जो डिस्काउंट था वो चला गया है। बट मैं बोलूंगा मिड कैप्स में काफी थीम्स हैं और स्टॉक सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अगर हम थोड़ा सा अपना होराइजन लंबा करें और अक्रॉस साइकिल्स देखें, आई थिंक आइडिया है कि कुछ कुछ थीम्स और स्टॉक सिलेक्शन हम वहां से कुछ कुछ थीम्स पे हम बेट कर पाए, और कुछ कुछ स्टॉक सिलेक्शन हमको अल्फा की पॉसिबिलिटीज काफी है।
सौरभ, ओवरऑल टेक आउटलुक को लेकर आप क्या कहेंगे, कंसिडरिंग द ग्लोबल हेडविंड्स? अगर हम थोड़ा समझना चाहें इस पूरे सेक्टर के लिए ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आप लिस्ट आउट करना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन आने की आहट जो है वो दिखा सकती है? जी, अगर आप इंडियन आईटी का ग्रोथ देखेंगे, उसका जो कोरिलेशन है टू यूएस रेवेन्यू एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ, वो काफी हाई है। और जो आपने बोला कि जो हमने देखा है कि वहाँ यूएस में कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ जो रिफ्लेशन आया है, उस वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स यूएस में काफी अच्छी रही। पर हम उसका अब रिवर्स देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी ग्रोथ काफी शार्पली नीचे आई है, प्लस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है वहां पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए, जिसका इम्पैक्ट आईटी में डेफिनेटली आ सकता है। और उस वजह से इंडियन आईटी सेक्टर की अर्निंग्स एस्टिमेट्स में कटौती हुई है। फ्रॉम स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि ये जो अर्निंग्स में कटौती हुई है, इस वजह से जो वैल्यूएशन प्रीमियम था इंडियन आईटी का, वो काफी हद तक वो भी करेक्ट हो गया है और अभी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गया है। सो अभी फिलहाल हम लोग आईटी में अंडरवेट है, बट हम इसको काफी क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यूएशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रीमियम जा चुका है, और जो अर्निंग्स कट है वो काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस में आ गया है। और हमको ऐसा भी लगता है कि जो ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स हैं वो आईटी की अर्निंग्स में, आईटी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन में रिफ्लेक्ट हो गए, बट बाकी सेक्टर्स की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। सो फिलहाल हम अंडरवेट है, बट हम इसको काफी क्लोजली देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अब हम जिस तरह के ग्लोबल स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, जिस तरह की इकोनॉमिक आउटलुक की बात कर रहे हैं, ये स्लोडाउन थोड़ा सा लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एटलीस्ट अब तक समझ में आ रहा है। सौरभ, आप अंडरवेट फिलहाल के लिए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह से परिस्थिति में बदलाव या इस स्लोडाउन के गहराने पर कॉल लिया जाएगा, या किस तरह से पूरा आउटलुक, अगर ये दुविधा लंबी चलती हुई दिखाई देती है तो आप लेने की स्थिति में होंगे? ये प्ले आउट हो सकता है जहां पे ग्रोथ स्लोडाउन प्रोलॉन्ग रह सकता है। एंड तभी मैं बोल रहा हूं कि हम लोग इसको देख रहे हैं, थोड़े कॉशियसली देख रहे हैं, बट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आई थिंक प्राइस करेक्शन आईटी में हो गया है, और हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे जैसे यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ स्लो डाउन हो, थोड़ा और अर्निंग्स में करेक्शन आ सकता है। बट अगर आप आईटी स्पेंड देखें क्लाइंट साइड से, ये स्पेंड अगेन पोस्टपोन हो सकता है। ये ऐसा स्पेंड नहीं है जो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं है जो इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे, राइट? सो आई थिंक ये थोड़ी सेंटिमेंट्स की बात है, और मे बी ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट एक साल में जैसे जैसे हम सेंटिमेंट्स में भी खराब होने के बाद इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सौरभ। कमोबेश मैंने आपके 3 फंड्स और उसमें किस तरह से आपने अपनी रणनीति जो है वो अब डिसाइड कर ली है, आने वाले कुछ तिमाहियों का आपका प्ले कैसे रहने वाला है, उस पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के लिहाज से आप मुझे समझाइए सौरभ के ये थीम प्लेस और सेक्टर प्लेस ना बहुत ही एडवांस्ड निवेशक के लिए अमूमन सुझाया जाता है, रेकमेंड किया जाता है। मुझे ये बताएं कि मौजूदा स्थिति में अगर किसी को शुरुआत करनी हो या अपने आप को डाइवर्सिफाई करना हो किसी भी सेक्टर या थीम बेस्ड फंड में, क्या ये समय सही होगा या थोड़ा सा रुकना चाहिए आपके मुताबिक? सौरभ, क्या कह पाएंगे आप? कविता, सिर्फ थीम बेस्ड या सेक्टर फंड्स इन आइसोलेशन मैं कभी सुझाव नहीं दूंगा।
क्योंकि हर एक सेक्टर की अपनी साइकिल्स रहती हैं, और आप एक सेक्टर के साथ टाई अप हो जाते हैं, जो एक रिस्की स्ट्रैटेजी है। बट एक पोर्टफोलियो अगर आपके पास कुछ डाइवर्सिफाइड फंड्स के आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप कुछ कुछ सेक्टर फंड आइडेंटिफाई करके, थीम्स आइडेंटिफाई करके उनमें निवेश कर सकते हैं, बट इन आइसोलेशन ये एक रिस्की स्ट्रैटेजी है। नहीं, टोटली इन आइसोलेशन ये काफ़ी रिस्की स्ट्रैटेजी होगी, खासतौर से उस तरह के निवेशकों के लिए जिन्होंने बस अभी निवेश करना शुरू ही किया होगा। लेकिन आखिर में अगर मैं बाजार की वैल्यूएशंस आपसे समझना चाहूँ तो आपको किस ओर बाजार कैसा महंगा, कितना सस्ता दिखाई दे रहा है? जी, सो कविता, मैं थोड़ा सा इसमें लंबा जवाब दूंगा। अगर हम प्री कोविड अगर हम देखें तो हमको ऐसी परिस्थितियां दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया की एक ग्रोथ की अप साइकिल आ रही है। उसके पीछे जो 2-3 साल कोविड के शुरू होने के पहले हमने काफी हद तक रिफॉर्म्स भी देखे, टैक्स रिफॉर्म्स हुए, हमने देखा कि रेरा आया, हमने देखा क्या कहते हैं जीएसटी आया। ये सब चीजें आई थिंक ग्रोथ आउटलुक को थोड़ा काफी रोमांचक और इन चीजों ने बना दिया था। तो ये एक नैरेटिव है जो मुझे लगता है कि अगले डेकेड के लिए आई थिंक इंडिया में प्ले आउट होगा। बट जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशंस की आपने बात की, आई थिंक उसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, ये नैरेटिव अगले डेकेड के लिए प्ले आउट होने की एक अच्छा नैरेटिव है। बट अगर हम फैक्ट की बात करें, पिछले 2 साल में भी हमने देखे हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स काफी अच्छे ग्रो किए हैं, बट सिर्फ 50% कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से आया है। बाकी जो ग्रोथ आई है वो मार्जिन एक्सपेंशन या कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम होने की वजह से आई है, और थोड़ी फाइनेंशियल डीलेवरेजिंग भी हुई है। तो अभी तक अगर हम बोले नैरेटिव अच्छा है, बट फैक्ट्स इतने अच्छे नहीं है। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, इक्विटीज एज एन एसेट क्लास, इंडियन इक्विटीज रिलेटिव टू उनकी अपनी हिस्ट्री, रिलेटिव टू अदर कंट्रीज, रिलेटिव टू अदर एसेट क्लासेस, आई थिंक उनका जो प्रीमियम है आई थिंक ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल हाइस पे है। तो जिस हिसाब से हमने यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से जो डी रेटिंग देखी एक्विटीज में, वो हमने इंडिया में उस हद तक हमने नहीं देखी है। तो मैं कहूंगा वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड है, अर्निंग्स का नैरेटिव लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा अर्निंग्स को भी मैं थोड़ा पिंच ऑफ थोड़ा कॉशियस हूं, बिकॉज मैंने आज जैसे आपको कहा कि जो ड्राइवर्स है अर्निंग्स के, उनकी सस्टेनेबिलिटी मुझे उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं रिटर्न एक्सपेक्टेशन, हमारा व्यू है कि एक्विटीज में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ा कम रखना चाहिए। बट अगर आपको काफी सिग्निफिकेंट करेक्शंस मिले अगले 6 महीने में, आई थिंक जैसे मैंने बोला कि अगले डेकेड के लिए स्टोरी इंडिया की काफी स्ट्रांग लग रही है। आई थिंक इट विल बी टाइम जब इक्विटी एलोकेशन कोई भी इन्वेस्टर बढ़ा सकता है। ऑलराइट, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिहाज से, नियर टर्म के लिहाज से थोड़े से दिक्कत वाला माहौल जरूर आ सकता है, लेकिन उसको निवेशक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और अपने निवेश को बरकरार रखें। अगर एक मुश्त नहीं तो कम से कम SIP के जरिए निवेश तो करना बनता ही है। सौरभ पंत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए। धन्यवाद। थैंक यू कविता।